हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लाए हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में संविदा का उन्मोचन क्या है और इसके उन्मोचन के ढंग क्या हैं। तो चलिए देखते हैं संविदा का उन्मोचन क्या है। व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। संविदा के अनुपालन में जब पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं तो इसको संविदा का उन्मोचन कहा जाता है। संविदा के अनुपालन के बाद उसका विघटन हो जाता है। आमतौर से संविदा उन्मोचन संविदा के अनुपालन द्वारा समय सीमा की समाप्ति पर संविदा भंग तरीकों आदि से समाप्त हो जाता है। संविदा अधिनियम में संविदाओं का उन्मोचन निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा हो सकता है। नंबर 1, संविदाओं के अनुपालन द्वारा उन्मोचन। संविदाओं के दोनों पक्षकार अपने अपने दायित्वों का पूरा पालन करते हैं तो संविदा का उन्मोचन हो जाता है। धारा 37 के अनुसार संविदा के पक्षों को अपनी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए या पालन करने की पेशकश करनी चाहिए। नंबर 2, पालन की असंभवता द्वारा संविदा का उन्मोचन। कभी कभी संविदा पालन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसके दायित्वों का पालन असंभव हो जाता है। इसमें शर्त यह है कि संविदा सकारात्मक तथा पूर्ण हो। असंभवता के आधार में संविदा की विषय वस्तु का नष्ट होना, पक्षकार की मृत्यु या अयोग्यता, परिस्थितियों में परिवर्तन, विधि में परिवर्तन आदि। उदाहरण, टेलर बनाम कॉल्डवेल। 1863 बाद में प्रतिवादी ने 100 पाउंड प्रतिदिन की दर से 4 दिन के लिए अपना संगीत हॉल तथा बागवादी को किराए पर देने का करार किया था। वादी ने उसमें संगीत के 4 प्रोग्राम करना चाहता था। करार होने के बाद जिस दिन प्रोग्राम का पहला दिन था उसके पूर्व हॉल आग से जलकर नष्ट हो गया तथा इसके लिए कोई भी पक्षकार दोषी नहीं था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि पक्षकारों ने हॉल के रहते हुए संविदा की थी और पालन के लिए आवश्यक था कि उसके नष्ट हो जाने पर पक्षकार संविदा पालन के लिए असंभव हो गया था। जब संविदा का पालन बदली हुई परिस्थितियों के कारण असंभव हो जाता है तो पक्षों को भी संविदा पालन से मुक्त कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने असंभवता का पालन करने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इसी को नैराश्य का सिद्धांत या संविदा की विफलता का सिद्धांत कहते हैं। इंग्लैंड में प्रचलित नैराश्य का सिद्धांत भारत में मान्य नहीं है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 32 तथा 56 द्वारा नियंत्रित होता है तथा शब्द असंभव को इसके शाब्दिक अर्थों में न लेकर व्यवहारिक अर्थों में लिया जाता है। उदाहरण, क ख से जादू के द्वारा खजाना खोजने का करार करता है, यह करार शून्य है। नंबर 3, करार द्वारा संविदाओं का उन्मोचन। एंसन के अनुसार संविदा पक्षकारों के करार पर आधारित होती है क्योंकि वह अपने करार से बाध्य होते हैं। उनका उन्मोचन भी करार द्वारा हो सकता है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 62 से 67 तक संविदाओं का उन्मोचन है। धारा 62 के अनुसार यदि संविदा के पक्षकार संविदा के स्थान पर नई संविदा लाने या उस संविदा को अमान्य करने या बदलने का करार करते हैं तो उस मूल संविदा का पालन आवश्यक नहीं है। उदाहरण, क को एक संविदा के तहत ख से धन वसूलना है। क ख ग के बीच यह करार होता है। इसके बाद ख क के बजाय ग को धन देगा। क पर ख के पुराने धन का अंत हो जाता है और ग पर ख का नया ऋण संविदा से लद गया है। नवीकरण। नवीकरण का अर्थ है कि मूल संविदा के स्थान पर नई संविदा को बदलना। इसमें दोनों पक्षकारों की सहमति आवश्यक है। नवीकरण की संविदा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, वह संविदा जिसमें संविदा के सभी पक्षकार बदल जाते हैं, जैसे कर्ज का भुगतान किसी दूसरे के द्वारा किए जाने की संविदा। नंबर 2, नवीकरण जिसमें पुरानी संविदा की जगह नई संविदा बदल जाती है। उदाहरण, क ख को 10,000 रुपए का देनदार है। क ख से करार करता है और ख को ऋण के बदले 5,000 रुपए के लिए अपनी संपत्ति बंधक कर देता है। यह नई संविदा मूल संविदा को विस्थापित कर देती है। उदाहरण, क ख को 10,000 रुपए का देनदार है। क ख से करार करता है और ख को ऋण के बदले
5,000 रुपये के लिए अपनी संपत्ति बंधक कर देता है। यह नई संविदा मूल संविदा को विस्थापित कर देती है। विखंडन तथा परिवर्तन। धारा 62 के अनुसार यदि संविदा के पक्षकार संविदा को अमान्य करते हैं या बदलते हैं तो मूल संविदा का पालन आवश्यक नहीं है। उदाहरण, एम शाम सिंह बनाम मैसूर राज्य 1972 बाद में छात्र ने अमेरिका में शिक्षा हासिल करने के लिए मैसूर सरकार के साथ बंधकनामा साइन किया कि यदि मैसूर सरकार उसकी शिक्षा का खर्च उठाएगी तो वह 5 वर्ष बाद राज्य की सेवा करेगा। परंतु शिक्षा पूर्ण होने के बाद छात्र ने सरकार से व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष और समय मांगा। सरकार ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह भारत आया और कुछ समय बाद अमेरिका जाकर सेवा देने लगा। मैसूर सरकार ने प्रतिकर के लिए वाद दायर किया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य सरकार ने विद्यार्थी को 1 साल और रुकने की अनुमति देकर अपने अधिकार का त्याग कर दिया था। नंबर 4, प्रतिज्ञा गृहीता द्वारा प्रतिज्ञा के पालन का अभिमोचन या परिहार। संविदा अधिनियम की धारा 63 के अनुसार प्रत्येक प्रतिज्ञा गृहीता अपने से की गई किसी प्रतिज्ञा के पालन का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अभिमोचन कर सकेगा या ऐसे पालन के लिए समय को विस्तारित कर सकेगा या उसके स्थान में किसी त्रुटि को जिसे वह ठीक समझता है वचन कर सकेगा। धारा 63 के निम्नलिखित 3 आवश्यक तत्व। नंबर 1, प्रतिज्ञा गृहीता प्रतिज्ञा पालन का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अभिमोचन कर सकता है। नंबर 2, वह पालन के समय को विस्तारित कर सकता है। नंबर 3, किसी भी त्रुटि को जिसे वह ठीक समझता है वचन कर सकता है। उदाहरण, क खा से रंग चित्र बनाने की प्रतिज्ञा करता है, उसके बाद खा उसे वैसा करने से मना कर देता है। का अब प्रतिज्ञा के पालन के लिए बाध्य नहीं है। नंबर 5, शून्यकरणीय संविदा के विघटन के परिणाम। धारा 64 के अनुसार नंबर 1, जब कोई व्यक्ति जिसके विकल्प पर संविदा शून्यकरणीय है संविदा को विखंडित कर सकता है। नंबर 2, संविदा के दूसरे पक्षकार द्वारा संविदा का पालन आवश्यक नहीं है। नंबर 3, शून्यकरणीय संविदा को विखंडित करने वाला पक्षकार प्राप्त किए हुए लाभों को उस पक्षकार को वापस करेगा जिससे उसने प्राप्त किया था। कोयाना सूर्य नारायण रेड्डी बनाम सी चेलायम्मा 1989 वाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 4 में केवल यह प्रावधान है कि जिस व्यक्ति के विकल्प पर संविदा शून्यकरणीय है वह नोटिस जारी करके संविदा को विखंडित कर सकता है। जिस व्यक्ति ने शून्य करार से या संविदा के अधीन जो शून्य हो जाती है पर लाभ प्राप्त किया है उसका उत्तरदायित्व। धारा 65 के अनुसार जबकि कोई करार शून्य पाया जाता है या जब कोई संविदा शून्य हो जाती है तब जिस व्यक्ति ने ऐसे करार या संविदा के अधीन कोई प्रलाभ प्राप्त किया है उस प्रलाभ को उस व्यक्ति को जिससे उसने प्राप्त किया है प्रत्यावर्तित या उसके लिए प्रतिकर देने के लिए बाध्य है। उदाहरण, खा को का की पुत्री गा से विवाह करने की प्रतिज्ञा के प्रतिफल में 1,000 रुपये देता है। प्रतिज्ञा के समय गा मर चुकी है, करार शून्य है, किंतु खा को वह 10,000 रुपये का को लौटाने पड़ेंगे। धारा 65 अंग्रेजी सिद्धांत रेस्टिसियो इन इंटेग्रम संविदा के पक्षकार द्वारा लिए या प्राप्त किए गए प्रलाभ के प्रत्यस्थापन का प्रावधान है। धारा 65 में 2 प्रकार के प्रत्यस्थापन का प्रावधान है। नंबर 1, जबकि करार शून्य पाया जाता है। नंबर 2, जबकि संविदा शून्य हो जाती है। नंबर 6, संविदा भंग द्वारा संविदा का उन्मोचन। जब संविदा के पक्षकारों में से कोई पक्षकार संविदा भंग करता है तो संविदा का उन्मोचन हो जाता है। भंग या उल्लंघन 2 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, पूर्व अनुमान वाला भंग तथा नंबर 2, पालन के दौरान। नंबर 1, पूर्व अनुमान भंग
संविदा पालन के समय के पूर्व कोई पक्षकार संविदा भंग कर देता है। उदाहरण होचेस्टर बनाम डिलाटोर। 1853 वाद में प्रतिवादी ने वादी को एक कर्मचारी के रूप में एक दौरे पर अपने साथ जाने के लिए नियोजित किया था। वादी की सेवा 1 जून से प्रारंभ होने वाली थी, परंतु 11 मई को ही उसे सूचित किया गया कि अब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। जून के पूर्व ही वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध वाद किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि पालन के समय के पूर्व ही वह वाद प्रस्तुत करने का उत्तराधिकारी था। उदाहरण का जो गायिका है एक नाटक के प्रबंधक खा से अगले 2 महीने के दौरान प्रत्येक सप्ताह में 2 रात उसके नाटक में गाने की संविदा करती है और खा उससे प्रत्येक रात के गायन के लिए 100 रुपये देना तय करता है। छठी रात को का नाटक से काम पर अनुपस्थित रहती है। खा संविदा का अंत करने के लिए स्वतंत्र है। नंबर 2, पालन के दौरान। यदि संविदा के पालन के दौरान कोई पक्षकार पालन करने से इनकार कर देता है तो दूसरा पक्षकार अपने द्वारा संविदा के पालन से बाध्य नहीं होता तथा वाद करने का अधिकारी हो जाता है। नंबर 7, विधि के कार्यान्वयन द्वारा संविदाओं का उन्मोचन। किसी अन्य विधि के पालन द्वारा भी संविदाओं का उन्मोचन हो सकता है। ऐसा निम्नलिखित ढंग से हो सकता है। नंबर 1, विलयन मर्जर। जब किसी निम्न प्रतिभूति का स्थान उच्च प्रतिभूति ले लेती है तो निम्न प्रतिभूति का विलयन उच्च प्रतिभूति में हुआ माना जाता है तथा निम्न प्रतिभूतियां अपने उत्तरदायित्व से उन्मुक्त हो जाती हैं। नंबर 2, न्यायालय के निर्णय द्वारा उन्मोचन। न्यायालय के निर्णय द्वारा भी संविदा का उन्मोचन हो जाता है। नंबर 3, लिखित विलेख को परिवर्तित या रद्द किए जाने से। जब किसी लिखित विलेख को रद्द किया जाता है या अनाधिकृत रूप से उसमें परिवर्तन किया जाता है तो संविदा का उन्मोचन हो जाता है। नंबर 4, शोधन अक्षमता या दिवाला। जब किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो वह संविदा के तहत अपने कर्जों तथा उत्तरदायित्वों से उन्मुक्त हो जाता है। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइज।